तो तनी हम लोग देखते हैं कि भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है। देखो सबसे पहले एक चीज़ बता दें तुम लोग को कि यहाँ पर देखो ये भ्रूणकोश के निर्माण के लिए कुछ फिगर हम बना रहे हैं। पहला कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। पहले यहाँ से शुरुआत होगा, एक केंद्रक यह है, फिर ये दो केंद्रक में बढ़ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन? समसूत्री, याद है ना, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अब यहाँ ये कितने बनेगा? 2। ये कितना बनेगा? 2। अब 2 से 4 हो गए, ठीक है। और फिर समसूत्री विभाजन होगा। अब देखो ध्यान से, अब भाई 2 से 4 बन जाएगा ना, 4। और यहाँ पर कितना, ये कहाँ है? केंद्रक है, सब 4 बन गए, 8 हो गए। अब ये क्या होंगे? अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। अपने आप को क्या करेंगे? बदलना शुरू करेंगे। तो हो क्या रहा है, यहाँ 4 को जो है 3 को में बदल जाए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, और 2 को बीच में आ जाएगा। अपने आप को व्यवस्थित, सब केंद्रक ही है। और यहाँ पर 3 इस तरीके से क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि बताते हैं, फिर समझाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, समझो। आपका हेडिंग का है भ्रूणकोश का निर्माण। पहले भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? गुरु बीजाणुधानी के अंदर। आपको याद होगा कि अंडाशय है, ये अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। तो उस भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है? तो आपने देखा कि भ्रूणकोश के निर्माण में आपको बता देते हैं कि जब यह गुरु बीजांड काय से अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त करने लगता है, कौन? जो केंद्रक है, जो कहाँ है? केंद्रक है, बहुत अधिक पोषण प्राप्त करने लगता है। किससे? बीजांड का। अभी देखे थे बीजांड कहाँ, ये तो यहाँ मिटा दिया गया था। जो भ्रूणकोश के बाहरी जितना हिस्सा था सब था ना आपका बीजांड का। देखिए अभी आप सामने चित्र में दिखाया जा रहा होगा, समझ गए। अब बहुत अधिक पोषण प्राप्त करने लगता है तो क्या होता है, अब जब पोषण प्राप्त करता है तब ये बड़ा होकर भ्रूणकोश मात्र कोशिका का तरह कार्य करने लगता है। अभी बड़ा हो जाता है तो यही कोशिका है, बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के कारण क्या होता है, यह बीजांड काय का अधिकतम स्थान घेर लेता है। ये जो कोशिका होती है, जो बीजांड का फैला हुआ था, वो पूरा ये कोशिका फैल जाती है। ये बड़ा मात्र गुरु बीजाणुधानी जो है पूरा उस बीजांड काय में फैल जाता है। और क्या होता है, और फैल जाता है। और वृद्धि के समय इसका केंद्रक पहले तो अकेला था, अब लगभग समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बन जाता है। एक था आपका केंद्रक, ये कौन है, कौन कोशिका है मालूम है? गुरु बीजाणुधानी है ना, इसके अंदर एक कोशिका था। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें हो रहा है विभाजन। कौन विभाजन? इस सब समसूत्री विभाजन हुआ है इसमें। और एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण हुआ है? 2 केंद्रक का निर्माण हुआ है। फिर इसी प्रकार से, हालांकि दोनों विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा केंद्रक और कहाँ आ जाएगा? नीचे। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। फिर एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, यहाँ भी एक केंद्रक से दोनों, और दोनों कहाँ रहेंगे? विपरीत की ओर चले जाते हैं, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या होता है? अरे सबसे आगे क्या था? अभी आप बनाए थे, जब बीजांड का चित्र बनाए थे ना, तो बीजांड के सबसे आगे कौन था? बीजांड द्वार था ना। तो 2 आपके बीजांड द्वार के, ये भी आप कह सकते हैं एक बीजांड द्वार के पास चला जाता है। ये कहाँ चला जाएगा? निभाग। सबसे नीचे निभाग बनाए थे ना, न से नीचे, न से निभाग। और यहाँ भी 2 आपके कहाँ चला जाएगा? बीजांड द्वार पर 2 की कहाँ आ रहा है? निभाग पर। देखो बायोलॉजी में स्टेप समझा क्या, कुछ है नहीं इसमें, कहाँ निभाग है कहाँ, इसलिए पढ़ाने से पहले हम चित्र आपको बताए थे कि जब निभाग की बात करेंगे, जब बीजांड द्वार की बात करेंगे तब समझ जाएंगे। और समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ 2 से फिर 4 बना, यहाँ 2 से 4 बना, ठीक है। अभी अपने आप को व्यवस्थित करेगा 4। तो 4 जब व्यवस्थित करेगा तो 3 ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे चला जाएगा। अब इसीलिए इसको नाम होता है 8 न्यूक्लिएट। 3 को यहाँ पर, 3 को यहाँ पर और 2 को यहाँ पर, 8 को न्यूक्लिएट है जो भ्रूणकोश बनता है। उसमें 8 न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। और 7 का होंगे कोशिकीय, 7 कोशिकीय। पूछो 7 कहाँ से हो गए? और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, बीच वाला और एक में बदल जाता है। दोनों आप तो 3 ये 6 और दोनों बीच वाला जुड़ जाते हैं, एक कोशिका हो जाता है। इसलिए 7 कोशिकीय आपका होता है। अच्छा, इसका नाम सुन लो कौन क्या है। देखो
जो ऊपर वाला तीनों देखते हो, तीनों कोशिका को हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। कौन कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। याद कर लेना सब लोग। अच्छा, इन दोनों को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। कौन कोशिका? ध्रुवीय कोशिका। देख लो क्या भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है। इन दोनों को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। कौन कोशिका? सहायक कोशिका। इसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। इसका क्या नाम है? अंड कोशिका। ठीक है, अब सुनो। तो इस तरीके से काम आपका होता है। कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं, 4 4 8 आप देख रहे हैं, तथा 7 को कोशिकीय का निर्माण हो जाता है। इस समय तक क्रियाशील गुरु बीजाणु जिनमें एक केंद्रक स्थित होता है वह बढ़कर एक कोष की तरह हो जाता है, और अब इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। अब ये भ्रूणकोश का निर्माण हो चुका है। ये वाला बहुत बड़ा हो गया है, पूरा भ्रूण का स्थान ले लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश के प्रत्येक ध्रुवीय सिरे में उपस्थित 4 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक एक दूसरे के साथ जुड़कर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। उधर दोनों ध्रुव पर शेष 3 3 केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके निम्न कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। बीजांड द्वार की ओर जाने वाली 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका अधिक बड़ी हो जाती है, जिसको अंड कोशिका कहते हैं। मान लो बीजांड द्वार यहाँ पर है, कहाँ है? यहाँ पर। चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर बीजांड द्वार समझ सकते हो। अगर नीचे बीजांड द्वार समझते हो तो 2 जो छोटी छोटी कोशिका होती है इसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको अंड कोशिका। और जो निभाग की ओर होगा, किसके तरफ होगा? निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब सुनो। अंड कोशिका प्राय मध्य में तथा सहायक कोशिका दोनों किनारों पर रहती है। निभाग की ओर बनी 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। इस तरह से गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही एक गुरु बीजाणु मादा युग्मक बीज अथवा भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। अच्छा, अगर हम ना लिखवाएं तो लिख नहीं दोगे? इसको लिखवाना पड़ेगा। हाँ, छाप दे यहाँ पर। जौन बाने कहिए, पहले तो आप चित्र बनाइए दिल